भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। देश की संस्कृति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। भारतीय संस्कृति का अनोखा सौंदर्य, इसकी डाइवर्सिटी, जो एक विरासत है जिसकी गहराई असीम है। इस समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने और इसे प्रसारित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और IGNCA लगातार कोशिश कर रहा है। और अपनी इसी कल्चर को आप सबके सामने लाने की कोशिश है संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती का, जिसमें आपको मिलेगा भारत की संस्कृति का वो चेहरा जिसे हम संजो कर लाएंगे आप सबके सामने हर हफ्ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। पर उससे पहले आप सबके लिए आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, नजर डालते हैं आज की झलकियों पर। Our stories, our पौराणिक histories are all connected. के मन मस्तिष्क में विद्यमान है गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती। उसके अंदर हमको डिवाइनिटी और हमारा बच्चों का फीचर्स भी लेके आना है। अलची अपनी रॉक कला विरासत और अपनी 10वीं शताब्दी की अलची मोनेस्ट्री के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो संस्कृति संवाद के आज के एपिसोड में शुरुआत करते हैं साप्ताहिक सुर्खियों से, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि बीते हफ्ते IGNCA में क्या खास हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले एक नजर इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के अंतर्गत 36 नवचयनित कला और संस्कृति के जिला अधिकारियों ने केंद्र का दौरा किया। उन्हें कला और संस्कृति के योगदान से प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि के लिए स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के छात्र छात्राओं ने IGNCA परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी से कला और संस्कृति के अहम बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने केंद्र द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में फिल्मों के माध्यम से जानकारी हासिल की। दिल्ली स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के छात्र छात्राओं ने केंद्र द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जाना। इस अवसर पर जनपद संपदा के विभागाध्यक्ष के अनिल कुमार ने छात्रों को केंद्र द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर केंद्र के संरक्षण और सांस्कृतिक अभिलेखागार द्वारा जर्मनी के प्रख्यात कलाकार कार्ल एलिच मुलर की संग्रहित 20 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। यह प्रदर्शनी मुलर के मूल लिथोग्राफ के पीपल एंड प्लेसेज ए रेट्रोस्पेक्ट पर आधारित है। केंद्र के कलानिधि विभाग ने सांस्कृतिक विदुषी और पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की पुस्तक ए जिगजैग माइंड पर चर्चा का आयोजन किया। IGNCA द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक डॉक्टर सोनल मानसिंह के जीवन और कला अनुभवों का एक मनोरम संग्रह है और उनकी जीवन यात्रा को दर्शाती है। Our पौराणिक histories are all connected to our art. Having learnt music also, Hindustani, Carnatic, and then texts like the Geet Govind, etc., it makes it incumbent upon
somebody like me to revel in it, to उसको कहते हैं आत्मसात करना। सोनल मानसिंह जी की जो दृष्टि है हमारे पौराणिक महिला पात्रों को देखने की, वो एकदम अलग होती है। जैसे अभी सीता जी का उल्लेख हुआ, तो सीता जी के बारे में जो आपकी देखने की दृष्टि है वो बिल्कुल अलग तरह से है। अच्छा, ये जो अलग तरीका है, ये कोई बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म का या विमेन लिप का तरीका नहीं है। ये हमारी सनातन परंपरा में नारी सम्मान का जो प्रतीक है, उसका ये प्रतीक है। केंद्र के कलाकोश विभाग ने पद्मश्री डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी के स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी ने कश्मीरी दर्शन और शैव दर्शन पर अपने शोध के अनुभव साझा किए और कश्मीर के साहित्यिक और धार्मिक परंपराओं के महत्व को उजागर किया। ये आपका प्रतीक है, मैं तो सारी निर्भरता के साथ इसको ग्रहण करता हूँ और आप इसको सम्मान कर रहे हैं और मैं इसको आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। केंद्र के कलानिधि विभाग ने विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा सिंह की पुस्तक मैपिंग डॉक्टोरल रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया 1950 to 2023 का विमोचन किया गया। This is an accidental book because its journey was started from an article and it ended into a 2-volume set of books. Credit goes to initiation was done by Professor K.P. Singh and then forward journey was suggested by Dr. Sarita Jain. So thank you to both. ये कहते हैं कि ख़त लिख रहे थे, हंसते हंसते दास्तान बन गई। तो ये एक रिसर्च पेपर लिख रही थी, तो हंसते हंसते जो है वो इतनी लंबी दास्तान बन गई कि 2 वॉल्यूम में आ गई। संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है। ये विविधता का भंडार है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं की संगीत विधाएं शामिल हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सेमी क्लासिकल, भजन और गजल, ये सब शामिल हैं। संगीत की इन्हीं लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय और IGNCA कई संगीत उत्सवों का आयोजन करता है। संस्कृति संवाद का हमारा ये सेगमेंट इन्हीं कल्चरल प्रोग्राम्स पर बेस्ड है, जहां हम आपको दिखाएंगे देश के नामचीन कलाकारों की शानदार मनमोहक प्रस्तुतियां।
I think I would like to congratulate IGNCA and its entire team for doing such a wonderful job in promoting arts and culture. और ये बहुत एक ज़रूरी बात है and I think जो यूथ है वो कनेक्ट करता है विथ यंग म्यूजिशियंस एज वेल, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक कनेक्शन होते रहे, बढ़ते रहे और इसी तरह IGNCA म्यूजिशियंस को भी बुलाता रहे और हम उनके साथ हमेशा हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्दी आते हैं। ब्रेक के बाद संस्कृति संवाद में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिनेमा को समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि फिल्में हमें अपने समाज और अपनी संस्कृति को समझने का मौका देती हैं। हम देश की सांस्कृतिक झलक को दिखाने के लिए शानदार फिल्में बना रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अपने सिने सर्कल प्रोग्राम के जरिए हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाता है। सिने सर्कल के इस सेगमेंट में आज हम आपको दिखाएंगे फिल्म रानी दुर्गावती, जिसे हाल ही में चित्र भारती समारोह में सम्मानित किया गया। वृत्तचित्र फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जाता है गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती को। नर्मदा नदी का अस्तित्व करोड़ों वर्ष प्राचीन माना जाता है और उतनी ही प्राचीन है यहाँ की जीवन सभ्यता। अनादिकाल से ही इस क्षेत्र पर गोंड राजाओं का विशाल साम्राज्य हुआ करता था। इस विशाल साम्राज्य में यादव राय से सुमेध शाही तक 63 राजा हुए, लेकिन आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ, इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। सन 1542 ईस्वी में दुर्गावती का विवाह गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपति शाह के साथ संपन्न हुआ। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद दलपति शाह का राज्याभिषेक किया गया। दुर्गावती के सहयोग से दलपति शाह ने सिंगौरगढ़ राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। सन 1545 ईस्वी में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। सन 1550 ईस्वी में दलपति शाह का निधन किसी अनजान बीमारी के कारण हो गया। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं शासक के रूप में गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कहा जाता है जब रानी दुर्गावती गर्भवती थी, उस समय कालिंझर पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया और कालिंझर को फतह करने के वो करीब ही था। उस समय रानी दुर्गावती ने मोर्चा संभाला और कुशल रणनीति बनाकर अग्नि बाणों की बौछार कर शेर शाह सूरी के बारूदी ठिकानों पर धावा बोल दिया। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां, जो आसफ खान के नाम से भी जाना जाता था, उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज्य पर थी। अकबर ने आसफ खान को सिंगौरगढ़ पर हमला करने का आदेश दे दिया। युद्ध में रानी के रण कौशल व वीरता के आगे आसफ खान की सेना के पैर उखड़ गए और आसफ खान को पीछे हटना पड़ा। 24 जून सन 1564 को रानी दुर्गावती और आसफ खान के बीच अंतिम लड़ाई हुई। ये लड़ाई नरई नाला के पास हुई थी। नरई नाला में पानी भर जाने के कारण रानी दुर्गावती उसे पार नहीं कर सकी और आसफ खान की सेना ने रानी दुर्गावती को 3 तरफ से घेर लिया और ये नरई नाला ही रानी दुर्गावती के लिए काल साबित हुआ। ऐसी राष्ट्र प्रेमी रानी दुर्गावती को शत शत नमन।
अखंड भारत का गोंडवाना साम्राज्य, 52 गढ़ की महारानी जिन्होंने भारतीय लोक संस्कृति परंपरा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा के एक उदाहरण पेश करती है। आर्ट नीड्स प्रिजर्वेशन, जिसके जरिए आने वाली पीढ़ियां उन कलाकारों के कार्यों को देख पाएं और उसे जान पाएं। देश के मूर्धन्य कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों के द्वारा किए गए कार्यों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम उन कलाकारों के मन में क्या चल रहा है उसे समझ पाएं। इस स्पेशल संवाद श्रृंखला के दौरान हम उन कलाकारों के साथ बातचीत भी आपको दिखाएंगे। मिसाल के तौर पे, क्या आपको पता है कि रामलला की मूर्ति को किसने बनाया? बनाने की प्रेरणा उस मूर्तिकार को किससे मिली? किसने उसके सिलेक्शन में भूमिका निभाई? तो आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में देखिए प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज से रामलला की मूर्ति बनने की कहानी, खुद उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं अरुण योगीराज, शिल्पकार। हमको पता था अयोध्या में मेन मूर्ति के लिए आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं। आर्टिस्ट का फाइनलाइज होना था। जस्ट वन डे बिफोर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सचिरान जोशी जी एंड ही टोल्ड अरुण, तुरंत आप दिल्ली आ जाओ, मैं आपको टिकट बुक कर रहा हूँ। आई गिव अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कमिटी मेंबर्स, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। सो पहला हमने एक कोशिश किया, शिल्पशास्त्र क्या कहता है रिगार्डिंग दैट बाल रूप। सो उत्तम पंचताड़ में 64 अंगुल हम कहते हैं। सो दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट हमको मिल गया। उसके अंदर हमको डिवाइनिटी और हमारा बच्चों का फीचर्स भी लेके आना है, क्योंकि ये देश का था। इट इज़ नॉट दैट मैं कर्नाटक से आ गया, हमारा कर्नाटक से स्टाइल बन ले। सो आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद द होल नेशन। और मेरा पहला थॉट, हम तीनों कॉम्पिटिशन में था। मैंने पहले दिन ऐसा सोच के मेरा मूर्ति सेलेक्ट हो गया और 2 क्वेश्चन मेरे को आंसर देना था, वेदर इट विल कनेक्ट टू द पीपल हु कम फ्रॉम स्मॉल विलेज, वेदर ओल्ड एज, न्यू हमारा एज का और यंगस्टर्स को कनेक्ट, तीनों एज का कनेक्ट करता है या नहीं, इसको मैंने को आंसर देना था। हमारे साथ 6-7 लड़के थे, तो दे यूज्ड टू कुक एंड डिलीवर टी टू ऑल 3 स्टूडियोज़। मैं उन लड़कों को पूछ रहा था, ज़्यादा नहीं पूछ रहा था, सिर्फ ये पूछ रहा था इन तीनों में आपको कौन सी पसंद है। एंड दे आर टेलिंग दैट आप तीनों मूर्तियाँ बहुत अच्छे बन रहे हैं सर, मगर आपकी मूर्ति ऐसा लग रहा है वो लाइफनेस है, हमारे साथ बात करने वाला है। सो दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव्ड। वो बोलने के वक्त वो उनका आँख में आंसू आ रहा था। बहुत रफली we'll handle the stone while sculpting. We'll cut, we'll hammer it hard. After it got selected, even I was afraid of touching it. Oh. So that is the emotion I got to select हो गया। ये अभी राम जी है, मेरा नहीं है। गर्भगृह के अंदर जाने के बाद और प्रतिष्ठापन का विधि विधान के बाद और अलंकार के बाद, सो मेरे को ऐसा लगा ये मेरा काम नहीं है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि उस दिन मैं गर्भगृह में बैठा था, शायद रात 2 बजे से 3 बजे तक, बिटवीन 2 and 3, और मेरा साथ और सहयोगी था। मैं बोल रहा था ये क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे को ये मेरा काम नहीं जैसा दिख रहा है। शायद बिकॉज ऑफ द रिचुअल्स ऑफ प्राण प्रतिष्ठापन एंड ऑल्सो दैट पॉजिटिविटी ऑफ दैट गर्भगृहम। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट एज अ ह्यूमन वी कांट क्रिएट गॉड, ही विल चूज अस एंड वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। वो हमारे हाथ से बनवाया है। Sometime I used to ask my daughter about the feedback. She is 7 years old. I am asking my daughter, showing the photo. ये बच्चे जैसे दिख रहा है, बड़े जैसे दिख रहा है। She is giving, no, बच्चे जैसे दिख रहा है। So then, तो आराम हो रहा था तेरा दिल को। So nice journey sir, it is very very remarkable, बहुत अच्छी जर्नी था। भारत गांव में बसता है। हमारे देश में आज लगभग 6.5 लाख गांव हैं। तो अगर भारत को जानना है तो गांव को जानना होगा, और इसी के लिए शुरू हुआ नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, जो भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। और इसके लिए देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है।
इस अभियान को नाम दिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर और आईजीएनसीए इस काम को कर रहा है। संस्कृति संवाद के हर एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे भारत के किसी एक गांव से, उसकी खूबसूरती और वहां की लोक कला से। तो आज मेरा गांव मेरी धरोहर में देखिए लद्दाख के प्रसिद्ध गांव अलची के बारे में। अलची अपनी रॉक कला विरासत और अपनी 10वीं शताब्दी की अलची मोनेस्ट्री के लिए काफी प्रसिद्ध है। गांव में कुल 145 परिवार रहते हैं और गांव की जनसंख्या 932 है। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, सरसों और मटर है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में एक स्कूल उपलब्ध है। अलची मठ या अलची गोम्पा एक बौद्ध मठ है जिसे लेह जिले के अलची गांव में मंदिरों के मठ परिसर के रूप में जाना जाता है। अलची मठ लगभग 1000 साल पुराना है। इसे प्रसिद्ध विद्वान अनुवादक रिनचेन जांगपो द्वारा बनाया गया था। परिसर में बुद्ध की विशाल मूर्तियां और विस्तृत लकड़ी की नक्काशी और बारोक शैली की तुलना में कला कार्य भी है। और मठ के पीछे से इंडस नदी बहती है और आगे की तरफ छोटी छोटी दुकानें बाजार में देखने को मिलती हैं। रॉक कला विरासत तीर्थ यात्रा और व्यापार में मार्गों के साथ साथ रास्ते के मंदिरों में रॉक नक्काशी है। उनके चित्रण में अधिक समारकीय, अधिक मूर्तियों के अधिक जटिल कार्यों के लिए सरल आंकड़े, जानवर और संरचनाओं की रूपरेखा शामिल है। गांव आज भी अपनी पारंपरिक कला और जीवन शैली को जीवित रखे हुए है। आज भी लोग यहाँ लद्दाखी नृत्य और संगीत का उत्सव करते हैं। गांव में हर साल लोसर का त्योहार मनाया जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में नए साल की शुरुआत कहा जाता है। ये उत्सव हर साल मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाने की हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, है ना? पर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है ये। साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी आईजीएनसीए के इस खास कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अगले एपिसोड के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।